पहला अनुभव जो था आपका गॉड वाला, उसमें आप अक्षय कुमार जी को भी ले आए थे। इसके पहले मैंने 9-10 लोगों को माय गॉड 2 सुनाई थी, वो किसी को नहीं समझ में आई। कई लोगों ने उसको पॉर्न फिल्म कहा, कई लोगों ने कहा ये वल्गर फिल्म है, तुम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फिल्म कर रहे हो। कोई देखने आएगा कि ये मास्टरबेशन पे फिल्म, पब्लिक धुड़केगी नहीं अंदर। लेकिन अब ये भी सुना है कि पंकज जी ने पैसे नहीं लिए, इतना प्रेम उनको स्क्रिप्ट से हो गया, इतना वो। मुझे लगता है वो व्यवहारिकता पे वो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा, उन्होंने कहानी पे सोचा होगा। मैं शायद जब कहानी के अंदर होता हूँ या कहानी मेरे पास होती है, मुझे लगता है कि मैं कोई कहानी नहीं लिख रहा हूँ, कहानी ही मुझको लिख रही है, कहानी मुझको ढूंढ रही है। ऐसा क्या हो गया कि भगवान से सीधे आप कुत्ते पे आ गए? एक शब्द जो गॉड, इसको आप मिरर इमेज में देखेंगे तो आपको डॉग नजर आता है। तो हमारे पूरे हिंदू सभ्यता में जो भी देव है आपका, उसके साथ कोई ना कोई कोएग्जिस्टेंस के लिए एक पशु है ही है। और वो इतना बड़ा सबक देता है आपको कि आपका अहंकार धरा का धरा रह जाएगा जब आपको पता चले कि आप तो डॉग को पालते ही नहीं है, डॉग आपको पालता है। कुत्तों के प्रति प्रेम जो है ये आजकल फैशनेबल भी हो गया है, दिखाने के लिए। जिनके पास भी डॉग होता है ना, करुणा का स्तर वही होगा, क्योंकि करुणा तो कॉमन है ना, जितने भी भावनाएं हैं वो तो कॉमन है। मैं अपनी माँ को कितना प्रेम करता हूँ और आप अपनी माँ को कितना प्रेम करते हैं, वो एक ही धरातल पर है। ऐसे ही ना, मैंने अपने पापा को अभी रोते हुए नहीं देखा। नहीं, रात को ना ऐसा 3-3:30 बजे ना किसी के सुबकने की आवाज आई, मुझे लगा, डर लगा, घर में नीचे कौन सुबक रहा है फूट फूट के। बहुत छोटा बछड़ा, ही वॉज ट्राइंग टू फीड द मिल्क सो दैट कि उसको बचा ले वो बछड़े को। वो उसको पिलाने की कोशिश कर, लेकिन वो पी नहीं रहा क्योंकि वो मरण शैया पे था, एंड ही वॉज क्राइंग। ओह माय गॉड! अरे नहीं नहीं, ओह माय डॉग! अरे नहीं नहीं साहब, हमारी कोई स्क्रिप्ट में गड़बड़ नहीं हो गई है। ये तो हमारा इंट्रोड्यूस करने का तरीका है, जो हमारे आज के मेहमान हैं अमित राय जी, जिनको कि आपने देखा नहीं है लेकिन इनकी फिल्में देखी हैं आपने, ओ माय गॉड 2 और अभी हालिया रिलीज ओ माय डॉग। अमित भाई, इंट्रोडक्शन तो हम बड़ा लंबा चौड़ा करना चाहते थे, पर हमको सबसे पहले सवाल ये आया दिमाग में, कौतूहल कल से मतलब हमारे कूद रहा है अंदर, ऐसा क्या हो गया कि भगवान से सीधे आप कुत्ते पे आ गए? नमस्कार। अरे हाँ, नहीं, ये तो रह ही किसी गया था, नमस्कार। जो सभ्यता का हिस्सा है। हाँ, नहीं नहीं, कहीं कहीं से वहां ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कहीं कुछ नहीं गए हैं। हाँ, आपके देखने का नजरिया है कि आप एक शब्द जो गॉड, इसको आप मिरर इमेज में देखेंगे तो आपको डॉग डॉग, नजर आता है। हाँ, आप देखिए, हर प्राणी में, मतलब हमारे पूरे हिंदू सभ्यता में या सनातन सभ्यता में, जो भी देव है आपका, उसके साथ कोई ना कोई कोएग्जिस्टेंस के लिए एक जानवर, पशु है ही है। बिल्कुल बिल्कुल और वो इतना बड़ा सबक देता है आपको। जी। अब किसने ये हम तक ये मैसेज छोड़ा है कि आप इस बात को समझें कि हम और वो बनाए ही कोएग्जिस्टेंस के लिए, हम दोनों ही एक ही माला के मणि हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उन लोगों ने कैपिटलिज्म इन्वेंट नहीं किया है, ना ही उनका शोध लगा के डिस्कवर किया। हमने कैपिटलिज्म इन्वेंट कर लिया, नोट इन्वेंट कर लिया, करेंसी इन्वेंट कर ली, और फिर हमने मार्क करना शुरू किया कि ये जगह हमारी, ये एरिया हमारा, ये घर हमारा, ये मोहल्ला हमारा, ये शहर हमारा, ये देश हमारा। और फिर सारा मसला शुरू हुआ है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर रणथंभौर का टाइगर जिस दिन बोलेगा अब सवाई माधोपुर से एरिया हमारा, तो आप ट्रेन कैसे ले जाएंगे? केरला के हाथियों ने कहा यहाँ से कोई ट्रक नहीं गुजरेगी, ये एरिया हमारा। वेल्स ने कह दिया, तो फिर अंडमान निकोबार, श्रीलंका और अंटार्कटिका कैसे जाएंगे आप? क्योंकि कोई बोल नहीं रहा और उसकी जबान आप डिकोड नहीं कर पाए या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने अलग ही दरकिनार कर दिया। मुझे लगा कि जब मैं इधर बैठता हूँ और मैं अपने लेफ्ट साइड देखता हूँ तो एक देवघर दिखता है मुझे, जहाँ मेरे देवता रखे हुए हैं। तो उसी टाइम मैं राइट में देखता हूँ तो सोफा में एक और देवता मेरे साइड लेटा हुआ है। बिल्कुल। अब लेकिन ये समझने के लिए अगर मैं कहूँ कि मैं उसको समतुल्य दृष्टि से देख रहा हूँ, तो अतिशयोक्ति हो जाएगी कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं भगवान को श्वान के साथ कंपेयर करके। अतिशयोक्ति मतलब एग्जैजरेशन, स्वान मतलब डॉग। तो लोग कहेंगे कि नहीं, मैं बोलूँगा बहुत साधारण है सर। आप जब डॉग की तरफ देखते हैं और वो आपकी तरफ देखता है, आप उसको धुतकार के देखिए, वो 1 सेकंड बाद वापस आ जाए आपके पास। वो उसी क्षण में जीता है। वो इस बात का रोना नहीं रोता कि कल तुमने क्या कहा था। आप खाना नहीं देंगे तो आपको काटेगा नहीं वो। आप चले गए और नहीं लौटे, दरवाजे पे रुकेगा वो। कहाँ से लाएंगे ये अनकंडीशनल लव? पूरी जिंदगी तो इसी के पीछे भागता है आदमी कि घर आए तो कोई इंतजार करता है, कोई फोन करता है।
आप जीते ही हैं किस लिए? आपको फिर पता चलेगा कि आपका अहंकार धरा का धरा रह जाएगा, जब आपको पता चले कि आप तो डॉग को पालते ही नहीं हैं, डॉग आपको पालता है। तो भक्त जब भगवान को भी भक्त की आवश्यकता होती है, भक्त को भी भगवान की आवश्यकता होती है। उसने छोड़ रखा है आपके साइड में ये। आप अगर पहचानेंगे, तो फिर डॉग और गॉड का जो मतभेद है, या जो आपको अलग लग रहा है, वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये जो प्रेम की आपने बात करी, प्रेम को खैर परिभाषित तो कोई कर ही नहीं सकता है, पर हाँ, अगर अगर कभी परिभाषित करना हो अनकंडीशनल लव को, वो आप तभी समझ सकते हैं जब आप एक बच्चे का प्रेम देखें या आप एक पशु का प्रेम देखें। अभी उसी पर चर्चा हो रही थी कि प्रेम जो है उसको हम लोगों ने परिभाषित एक तो करने का प्रयास किया है, परिभाषा तो है ही नहीं कोई, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाया। आपका पशुओं के प्रति प्रेम, इसकी जड़ें कहाँ हैं? पता नहीं, अगर मैं कहूँगा तो लोगों को लगेगा कि क्योंकि अब फ़िल्म ओह माय डॉग आई है, तो उसके साथ ये कथा है। लेकिन आपके जीवन में हर कथा कभी न कभी कुछ न कुछ घटा होता है। हाँ, वो फ़िल्म आपने आज बनाई है तो हाँ, वो उसकी क जड़ कहीं है। हाँ, मुझे याद है कि जब हम लोग रहने आए उल्लासनगर, हम लोग यहाँ रहने लगे, जी। तो हम लोग मोहल्ले में रहते थे। तो क्या है ना, कोई आपको बोलेगा तुम तबेले वाले हो, तुम्हारे पास गाय है, भैंस पालते हो तुम लोग। तो वो तभी बड़ा ना, हमको लगता था स्कूल में कि पापा ने इंग्लिश मीडियम में रखा था, तो हमें लगता था कि लोग हुँ, कोई हमारे घर आए, हुँ, हुँ। तो हमको लगता था कि वो हमें बड़ा उनको बड़ा ऑकवर्ड, हमें ऑकवर्ड लगता था कि यार हमारे घर के बाहर एक गाय बंधी हुई है। क्योंकि पापा को लगता था यार दूध सब मिलावट वाला है, तो बच्चों को दूध पिलाना, क्योंकि उन्होंने गाँव में दूध घी खाया होगा, तो हाँ। उन्होंने कहा कि मैं भी प्योर दूध ही दूँगा। तो वो दूध पीने के लिए, मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है, तो वो आदत में आ गया। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ, गाय कभी गुम हो गई, कोई उठा ले गए, कभी कोई त्योहार रहा ऐसा तो गायब हो गई गाय। बछड़ा जो था, हुँ। एक बगैर माँ के रह गया, बहुत छोटा था, गाय गुम हो गई थी, मिली नहीं। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी, है ना, हम लोग बहुत डरते थे। मैं बीएससी के लास्ट ईयर तक मार खाया उनसे। पढ़ाई को लेके, डिसिप्लिन को लेके बहुत मारते थे वो। और गाँव खेड़े से आया हुआ आदमी एकदम ऐसा थप्पड़-थप्पड़ से बात करेंगे, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो पहले जो एक जनरेशन पली है, जो डिप्रेशन में जाती ही नहीं थी थप्पड़ खाने की वजह से, वो वाले जनरेशन से हूँ मैं। मैं तो मैं आपके अपने पापा को कभी ऐसे पहली बार हँसते मैंने हाफ टिकट देखते हुए देखा था, वो वीसीआर पे लगी हुई थी, तो हँस रहे थे। बोले मेरे पापा हँसता भी है। हुँ, ऐसे ही ना, मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा था। हुँ। वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, रैन अवे फ्रॉम हिज हाउस एट द एज ऑफ 14। स्ट्रॉन्ग एज़ पर आवर डेफिनिशन, या एज़ पर आवर हाँ, डेफिनिशन। एज़ पर आवर डेफिनिशन हाँ, कि बहुत कड़क आदमी, हाँ, डिसिप्लिन। हाँ। नहीं, रात को ना ऐसे 3 साढ़े 3 बजे ना किसी के सुबकने की आवाज़ आई। मुझे लगा, डर लगा, घर में नीचे कौन सुबक रहा है, फूट-फूट के। एंड आज तो उनको आज पता चलेगा ये, उनको अभी पता चलेगा ये, क्योंकि आज मैं ये ज़िक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही कभी आया नहीं। तो मैं ऐसे सीढ़ियों से नीचे आया और मैंने देखा, वो दूध के जिस पे बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, उसमें ऐसा निप्पल लगा हुँ, रहता है हुँ, उसमें, हुँ, हुँ, हुँ। जो बच्चों को देते हैं पीने के हाँ, लिए, हाँ, वो बॉटल। खरीद के लाए होंगे। और वो छोटे बछड़े को ना, अब छोटे बछड़े को नहीं होता है, वो शक नहीं कर सकता। अच्छा। हम मनुष्य शक करते हैं हाँ, हाँ, हाँ। वो वो उसको पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो पी नहीं रहा, क्योंकि वो मरणशैया पे था अच्छा, अच्छा। और वो उनके पलथी पे था। आई रिमेंबर द साइट, ही वाज़ ट्राइंग टू फीड द मिल्क सो दैट कि उसको बचा ले वो हुँ, बछड़े को। हुँ। बहुत छोटा बछड़ा था, एंड ही वाज़ क्राइंग। I saw him crying. I was so scared because I never saw him like that. He's a very strong man in my मेरे पूरे चलचित्र में वो, I think that remained with me for years. This हुँ। must have happened when I was in 12th standard. पिताजी हैं अभी? हाँ, पापा हैं अभी। तो क्योंकि वो बचपन में हमारे गाँव में भैंस थी, और किसान आदमी है, तो उनको पशुओं का प्रेम हुँ, स्वाभाविक है कि उनको वो उनके साथ होगा ही होगा, कि हर साल खेत जोतने के लिए जाना है, और हुँ। वो जिस तरह से बात करते थे पशुओं से, तो ये मैंने कभी एक्वायर नहीं किया उनसे। सालों बाद, अभी कुछ 4-5 साल पहले, मेरा घर बहुत छोटा था, तो तभी ये फ़िल्म का काम चल ही रहा था। तो किसी ने, असिस्टेंट ने कहा कि आप वो
डॉग की बहुत वो बर्थडे पे ले आओ, ले आओ, ले आओ। तो मैंने कहाँ रखेंगे घर में, कैसे कोई ध्यान नहीं करेगा वो। लेकिन फिर एक अकस्मात ऐसे हो गया कि वो एक डॉग आया मेरी लाइफ में और फिर वो जब डॉग आता है आपकी ज़िंदगी में तो पहले दिन तो बहुत खुशी होती है कि हम उसका नामकरण करते हैं, वो उसको खिलाते-पिलाते हैं, जब ज़्यादा भी खिला देते हैं। वो डॉग थोड़ा पैर से थोड़ा ऐसा था, उसको फिर दवा भी कराया थोड़ा दिन। तो 1 महीने तक मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अब मैं ना रोज़ इसको इसके खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसको नहलाने के लिए शैम्पू ले आए और कहाँ सोएगा उसका एक बेड भी खरीद लाए, तो सब आप करने लगते हैं। जैसे बच्चे घर में आते हैं तो आप करने लगते हैं तो। साथ में एक अहंकार भी आता है आप में कि आप उसको पाल रहे हैं। हुँ। फिर एक लीश लेके आते हैं वो। मुझे 1 महीने बाद पता चलने लगा, जब उसको देखूँ मैं और वो सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मैं उसको नहीं पाल रहा हूँ, वो मुझको पाल रहा है। सब कुछ बदल गया जीवन में उसके बाद। सडनली आपका ऑरा अलग हो गया। आप आप निकल रहे हैं, समय पे जा रहे हैं जब, काम कर रहे हैं जब, फ़ोन करके उसको ही पूछ रहे हैं। आपके अंदर जो एक मरी हुई करुणा का शव है, उसमें सडनली ऐसे जान आ गई है। आपको रोड पे जभी कभी कोई दिखता नहीं था, जो आपको दिखने लग गया है। आपको सच की अनुभूति होने लग गई। आपके बच्चे उससे प्यार करने लगे। हुँ। वो सो रहा है आपके साथ ही। अगर वो कुछ गलती भी कर गया और मस्ती कर गया, तो भी आप कंट्रोल कर लेंगे कि उसपे हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब मैंने देखा कि एक्चुअली वो ही मुझे इतनी बड़े आदमी को वो पाल-पोस के बड़ा कर रहा है। हुँ। फ़िल्म हुई, घर खरीदने गए तो घर बोला कि नहीं यार नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए। आप क्योंकि आपने हमेशा जीवन भर दाँत में पैसा दबा के खर्च किया है, तो आपको पता था ज़्यादा खर्च नहीं करना है। लेकिन घर 3rd फ्लोर पे जो मिल रहा था, ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा था, उसमें 20-25 लाख रुपए की तफ़ावत थी। बोला नहीं नीचे ही लेना है। ये आप में उदारता आई कहाँ से? कि आपको पता था कि वो नीचे रहेगा तो गार्डन में जाके खेलेगा। आपने सब कुछ उसके इर्द-गिर्द अपनी दुनिया बुन ली। आपको पता चलने लगा कि आपके लिए बस वो जस्ट एक हिस्सा है, उसके लिए आप उसकी पूरी दुनिया हैं। ऐसा प्यार उसने सब कुछ बदल दिया जीवन में। फिर मुझे पता चलने लगा कि भाई आपको एक माध्यम दिया गया है, आपने उस हुँ। तरफ देखा ही नहीं था। फिर मुझे लगा कि ये कहानी अगर होगी कभी, तो 2 लोगों की कहानी होगी। कनिष्ठ और वरिष्ठ की कहानी नहीं होगी। दोनों एक ही धरातल पर होंगे। देखते हैं हुँ। देखते हैं वो तुम्हारे लिए क्या करता है और तुम उसके लिए क्या करते हो। धर्मराज तो चल रहे हैं, स्वर्ग के द्वार पे जब कहा जाएगा कि अंदर आना है तो इसके बगैर आना है, तो धर्मराज ये बोलेंगे क्या कि नहीं इसके बगैर मैं नहीं आऊँगा। वो नहीं बोलेगा आपको कि प्लीज़ मुझे अंदर ले चलो। हुँ, वो हुँ। चुपचाप खड़े होकर आपकी परीक्षा लेगा और आप परीक्षा पे उत्तीर्ण होते हैं कि नहीं, वो उसी दिन तय होगा जिस दिन स्वर्ग के द्वार पे आपसे कहा जाएगा कि आप तभी आएँगे अगर इसके बगैर आएँगे और आपको फिर ये कहना होगा कि मैं तभी अंदर आऊँगा जब ये भी अंदर आएगा। साथ मुझे लगा यही कहानी है। एक बच्चा है, एक डॉग है। एक जगह पे एक बच्चा एक डॉग को ढूँढ रहा है क्योंकि वो खो गया है, उसको किसी ने उठा लिया है और एक बच्चा है जिसके पास एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर बच्चा है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बच्चा कोई उठा लिया गया है। अब वो तो गैजेट-वैजेट देख के आराम से ढूँढ रहा है, ये कैसे ढूँढेगा? हुँ। तो चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि तुम किस हद तक जाओगे किसी को बचाने के लिए? अपनी जान हथेली पे लेके खेलोगे क्या? तो दोनों ही कर रहे हैं ये काम। तो मुझे लगा अगर ये दोनों बातें सरल हो जाएँ, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि करुणा उसी ने आपके अंदर जगाई है। उधर भी डॉग ने ही करुणा बच्चे के अंदर रखी है, तभी उस डॉग को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल रहा है। हुँ। और यहाँ भी करुणा उस बच्चे को लेके डॉग के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, वो तो उसको बचाएगा ही बचाएगा, आप कुछ भी कर लो। सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है, किसी को समझ में नहीं आता कि समझ इतने भूसे के ढेर में सुई गुम कहाँ हुई है, वो हुँ। ढूँढ लाता है। और वो वहाँ तक जाता है जहाँ उसको ऑपरेशन थिएटर के स्टेज पे लिटा रखा है, कि तुमने हमारी हिम्मत कैसे हुई इस पे स्केपल चलाने की। इससे जुड़े सवाल तो आ रहे हैं, पर हम जरा पहले फ़िल्म की बात कर लेते हैं। मेरे को दिमाग में एक सवाल और आ रहा था। आज की जो परिस्थिति, चलिए पहले वही चर्चा कर लेते हैं। कुत्तों के प्रति प्रेम जो है, ये आजकल फैशनेबल भी हो गया है, दिखाने के लिए भी। आपने बात करी पशु की, तो आपने गाय की भी चर्चा करी, बछड़े की भी बात हुई और फिर आपने और पशुओं की भी बात करी। पर आज का पशु प्रेम पता नहीं क्यों
एक वर्ग के लिए जब किया जाता है तो राइट विंग अप्रोच कही जाती है, और एक वर्ग के लिए किया जाता है तो करुणा का है। इस हिपोक्रेसी को कभी आपके जहन में आया कि इसको भी कॉल आउट करना चाहिए, या ये बड़ा ही वाहियात सी चीज है जो समाज में चल रही है कि इनको भी, जानवरों को भी वर्गीकृत कर दिया गया है कि दिस इज ओके और फैशनेबल इनफ टू टॉक अबाउट देम, एंड दिस इज ये इसके बारे में कैसे बात हो सकती नहीं, मेरे गुरु ने मुझको कहा था ना कि तुम्हारे हिस्से का जो कर्म है वो तुम्हारे हिस्से पे आएगा। हमारा हमारा प्रॉब्लम यही हो गया है कि हम बाकी सब चीज़ों पे तो राय रख रहे हैं हाँ। और उस पे हम बोलते रहते हैं, लेकिन अपने हिस्से का जो काम है ना वो हम कभी ठीक से नहीं करते। जो मेरे हिस्से में आया हुआ है उसको मैं कितना अच्छी तरह से कर जाऊं, क्योंकि भाष्य तो हर बात पे किया जा सकता है कि आप लेब्राडोर रखते हैं, आप जर्मन शेपर्ड रखते हैं, आप वो क्या बोलते हैं पिटबुल हो गया, पिटबुल जो रखें, गया या है। वो बीगल रखते हैं जो बहुत सुंदर भी लगता है, वो हच पपी का जो डॉग होता है वो। मेरा उस पे भाष्य करना इसलिए जायज़ भी नहीं है क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि उसको निकाल के आप इंडी डॉग क्यों नहीं रखते। मेरे हिस्से में ये आया था कि मेरे को इनकी कहानी कहनी है, तो मैंने वो कहानी कही है। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों जिनके पास भी डॉग होता है ना, करुणा का स्तर वही होगा, करुणा का स्तर भी वही होगा, क्योंकि करुणा तो कॉमन है ना। प्रेम, जितने भी भावनाएं हैं वो तो कॉमन है। मैं अपनी माँ को कितना प्रेम करता हूँ और आप अपनी माँ को कितना प्रेम करते हैं, वो एक ही धरातल पर है। आप साबित नहीं कर सकते कि मैं माँ को ज्यादा गले लगा के ज्यादा देर तक हक कर, ऐसा नहीं हो सकता। भावना सामान्य वो एक ही होगी। अच्छा, उसमें कितनी ईमानदारी है और कितना मैनिपुलेशन नहीं है, वो उसकी शुद्धता सिद्ध करता है। कि मैं, फिर वही बात हो जाती है कि मैं वो कह के नहीं दर्शाता, मैं वो करके नहीं दर्शाता। मेरी माँ को पता है कि मैं उसको प्रेम करता हूँ। सेम गोज विद प्रेमिका एंड पत्नी ऑल्सो, कि वो मैं कभी नहीं बोल सकता। वो कितना भी आई लव यू बोले एक दूसरे को, वो चलन में होता है, लेकिन सामने वाले को पता होता है कि वो आपको प्यार करता है। प्यार की खूबसूरती ही यही है कि आपको पता होता है कि आपको प्यार कर रहा है कि नहीं कोई। कई बार ऐसा भी होता है कि वो नहीं हो रहा होता है, लेकिन आप भुलावे में रहते हैं, लेकिन वो भुलावा भी आपके प्रेम का हिस्सा होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो जो जिनके पास ये डॉग है और जिनके पास है, उनका उनका प्रेम प्रेम ही होगा। तो मराठीत एक म्हण आहे की तुमचं आमचं काय असतं, म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं। मतलब वो बहुत अच्छी कविता है। तो वैसा ही है कि हम सबका प्यार एक जैसा ही होता है। वो आप उसको किस, जैसे मेरा डॉग मेरा है, तुम्हारा डॉग तुम्हारा है, हमारा सेम ही है। अब वो हमारे हमारे हिस्से का है कि हम उसको क्या करने वाले हैं, हम उससे कितना प्रेम करने वाले हैं, हम उससे कितनी वफादारी रखने वाले हैं, वो हमसे कितना प्रेम, वो तो उसका हिस्सा तो वो खुद करेगा ही करेगा। हमारे हमारे हिस्से का हमको करना होता है। हम शायद ये कमी हमारे इंसानों के अंदर है कि हम उसमें चले जाते हैं कंपैरिजन, देखो ये हाँ, कर रहा है, उसने ये ये क्यों रखा है, नहीं हमने कर ये रहा रखा है। है, हाँ। या फिर इनको तो कर रहा है, उनको नहीं कर रहा है, इनको हम्म। जो कर रहा है जितना है उतने में खुश हैं, उतना ही बहुत है। जैसे आजकल एक और चलन है कि हम इस बात पे बोल रहे हैं, ये साइलेंट, वो क्यों नहीं बोलता। वो क्यों नहीं बोलते यार। अगर हमें फ्रीडम ऑफ राइट एक्सप्रेशन दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो राइट टू साइलेंस भी है, लिखा नहीं है। साइलेंस इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, या एंड यू मस्ट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राजनीति बड़ी पोलराइज्ड हो गई है। पोलराइज नॉट इन द कम्युनल सेंस, पोलराइज मतलब या तो आप मेरे साथ हैं, या तो नहीं है तो फिर आप मेरे विरोध आप में। मेरे खिलाफ हैं। ये कहाँ का, खैर ये चर्चा कभी और की है। नहीं, वो बिल्कुल फिर वहीं पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, कि कृष्ण को एक तरफ तराजू में बिठाकर कितना भी आप गहना रख दो, और वो नारद जी ने कहा था ना कि आप एक पीआर एक्टिविटी करते हैं, लोगों को पता चलेगा कि आप कितना प्रेम करते हैं कृष्ण जी को, और वो सब लोग आके सारी जितनी पत्नियों ने गहने वहने रखने शुरू कर दिया, और वो तराजू एक पल न हिले, कृष्ण जी के वजन का कुछ हो ही नहीं रहा है। और फिर कोई एक स्त्री आती है, वो एक तुलसी का पत्ता एक तरफ रखती है और धाड़ करके तराजू एक तरफ हो जाता है। एक्चुअली ये बहुत बेसिक है। प्रेम एक छटाक भर सारी दुनिया के वजन को कम कर देगा। मीरा कृष्ण को दूसरे कालखंड से यहाँ ले आएगी सिर्फ नाम जप के। आप कितना भी प्रेम दर्शा लो, कुछ भी कर लो, वो सिद्ध होता रहेगा। जिसने सिद्ध नहीं करना होता है उसका सिद्ध हो जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित पंडित बहन बहन को कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े पढ़े सो पंडित हो। पंडित हो। चलिए, पंडिताई तो बहुत हो गई साहब, पिक्चर की तो बात कर लें, थॉट तो आ गया।
पर इस थॉट को, अच्छा बाय द वे, मैंने भी एक ऐसी फिल्म में काम किया हुआ जिसका नाम था चार्ली 777। हाँ, कन्नड़ फिल्म थी, बहुत छोटा सा हिस्सा था, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है बहुत सुंदर फ़िल्म है। जी कि करियर के बहुत ही शुरुआती दौर में, अभिनय करियर के बहुत ही शुरुआती दौर में मुझे ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला। मैंने वो पैशन देखा, रक्षित शेट्टी का पैशन देखा, मैंने जो हमारे डायरेक्टर साहब थे उनका पैशन देखा कि पैशन कितना ज़रूरी है इस तरह की फिल्म बनाने के लिए। मुझे लगता है सब कुछ आधार ही वही है। हम्म, मैं अपने हर जगह वक्तव्य में कहता ही हूँ, उनको लगता है यार तुम्हारी 5 कहानियाँ सुनी हैं हम्म, और पाँचों अलहदा क्यों हैं? हम्म, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही आदमी को मैस्टरबेशन पे कुछ सूझ रहा है, उसी आदमी को मेंस्ट्रुएशन पे कुछ सूझ रहा है, उसी आदमी को कम्युनल वायलेंस और रोड टू संगम पे कुछ सूझ रहा है और सडनली एकदम 360 डिग्री टर्न एम्पैथी, कंपैशन और लॉयल्टी पे कुछ ले आए तुम। अलहदा का मतलब होता है अलग। तो आप ऐसे बोलते रहिए ताकि हमें भी, हमारी भी भाषा थोड़ी सी टेस्ट होता रहे और दर्शकों का भी जो जो भाषा ज्ञान है वो बढ़ता रहे। तो फिर मैं हमेशा लोगों को बताऊँ कि यार मैं कभी एक एक और फ़िल्म मैंने लिखी है उसका नाम डियर जस्सी है। अच्छा। ये पंजाबी फ़िल्म है, ये अमेरिकन बहुत बड़े डायरेक्टर हैं तरसेम सिंह धंधवार या अगर आपने फॉल देखी हो द फॉल नाम की एक फ़िल्म है, बहुत बड़ी फ़िल्म है, आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा आपको। वो अमेरिका का वन ऑफ द टॉप मोस्ट मतलब नंबर शीर्ष के पहले 1 नंबर डायरेक्टर है वो ठीक। एड वर्ल्ड में और वो फ़िल्में बहुत कमाल की बनाते हैं। तो उन्होंने एक पंजाबी फ़िल्म की और ये 2 साल पहले उन्होंने शूट की। तो वो कहानी अभी ऑनर किलिंग पे है मतलब वो पंजाब में एक घटना घटी थी उस पे थी। तो ये सारी कहानियाँ जो हैं, ये सब के सब अलग हैं। हम्म, ये इसकी जो विशेषता ये है कि एक दूसरे से मिलती नहीं है। हम्म, फिर मैं भी जब पलट के पीछे खड़ा होकर देखता हूँ इन सब कहानियों को, तो मुझे लगता है कि यार ये सही में मैंने लिखी हैं क्या? जब मैं फिर से पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो मुझे लगता है ये लाइन मैंने कैसे लिखी है? मैंने नहीं लिखी है ये लाइन। हम्म, अगर किसी ने कहा है कि यार मैंने ना उसको फ़ोन पर पहली बार मुस्कुराते हुए देखा, तो फ़ोन पे कैसे देखा आपने किसी को मुस्कुराते हुए? हाउ डिड यू हियर द स्माइल? देयर वाज़ लाइन आई हर्ड हर स्माइल। तो डायरेक्टर भी बोला था कि दिस इज़ वन लाइन व्हिच हैज़ टच्ड द कॉर्ड दैट हाउ एनीबॉडी could see somebody smiling on the other side of the phone and you have written how I'm going to shoot this line. He heard her smiling. तो बोला मुझे तो जैसा मुझे समझ में आया मैंने वैसे पोइट्री की तरह लिखी लेकिन उसने जब शूट किया है तो आप फिल्म देखेंगे समझ जाएंगे उसमें समझ में आता है कि उसका स्माइल उसने देखा है फोन पे। अब मैं जब देख रहा हूँ तो मैं बोला नहीं मैंने नहीं लिखी है। हर फिल्म में जब भी कोई ऐसी लाइन आती है लोग बोलते हैं मैं बोला नहीं मैं शायद जब कहानी के अंदर होता हूँ या कहानी मेरे पास होती है मुझे लगता है कि मैं कोई कहानी नहीं लिख रहा हूँ, कहानी ही मुझको लिख रही है। कहानी मुझको ढूँढ रही है। मुझे लगता है सबकी रचना हो चुकी है और वो रचना रचनाकार को ढूँढ लेती है। लगान किसी को नहीं सूझी ना, लगान एक ही आदमी को सूझी है। तो इसका मतलब लगान की रचना हो चुकी होगी, उसने उसको ढूँढ लिया कि भाई ये कहेगा ये कहानी। मैंने चक दे की कहानी नहीं कही है, मैं हमेशा सोचता हूँ चक दे मैंने क्यों नहीं कही? तो मुझे लगा नहीं वो सानी साहब को ढूँढ रहे हो, उसको दिख गई होगी। मतलब जिस गली से आप गुज़रते हैं वहाँ सारी कहानियाँ हैं, कहानी आपको देख लेती है। और जब आप देखते जैसे कॉलेज में हम जाते हैं, वेरी सॉरी टू से हम जब कॉलेज में जाते हैं तो सब पूरा का पूरा कॉलेज एक ही लड़की को तो नहीं देखता ना। कोई एक किसी की लड़की वो हमेशा लगता है कि उस लड़की ने इस लड़के को, इस लड़के ने इस लड़की को क्यों देखा और 5 लोगों ने इस लड़के को क्यों नहीं देखा। आपको समझ में आता है कि हम ही ने क्यों देखा है उसको, हम ही को क्यों वो सुंदर लग रहा है, क्योंकि वो भी आपको ढूँढता रहता है जिसको आप ढूँढते रहते हैं। कहानी का भी ऐसा ही है, कहानी आपको ढूँढ रही होती है, कहानी को आपको आके चिपकना होता है। अब आने के बाद यहाँ आता है आपका प्रश्न कि पैशन। तो बड़ा आसान है किसी को ये कह देना कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगा, मैं तुम्हारे लिए ज़मीन आसमान एक कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे ले आऊँगा। सब कुछ कहना बड़ा आसान है, कथन में बहुत आसान है ये, करनी में बहुत मुश्किल है। तब आता है पैशन। वो जो उर्मी है, वो आपको उर्मी तब तक ज्वलित करके रखनी होती है जब तक आप उसको स्क्रीन पे लास्ट फ्रेम पे ना देख लें, जब वो सेंसर होके आए। उसके बाद भी वो मरती नहीं है, वो प्रज्वलित रहती ही है। अब इस पैशन को आप कैसे जगाएँगे, वो सबका व्यक्तिगत, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
कि आप सब कुछ छोड़-छाड़ के आप आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब कई लोगों ने कहा कि यार तू एक फ़िल्म के बाद फिर इतनी दिनों बाद तूने वो बनवास इतना बड़ा परिवार का क्या? तो यार मैं सोचा ही नहीं ज़्यादा यार उनके बारे में यार। मैं इसी के पीछे पागल हो गया था कि मेरे को ये कहानी कहनी है। मतलब किस हद तक आप जाएँगे पैशन को ज़िंदा रखने के लिए और उसको फलित करने के लिए, वही आपका डिफ़ाइन करेगा। किस हद तक गए? नहीं वो तो फिर वो स्वगान हो जाएगा कि आप इसका हो सकता है किसी के महिमा लिए, मंडन कर रहे हो। हो सकता है किसी के लिए लेसन भी बन जाए, हाँ, किसी की इंस्पिरेशन भी हो इंस्पिरेशन भी सकता बन है। सकता है। अ, जितना कंफर्टेबली आपको बिना महिमा मंडन किए आपको लगे कि बता नहीं मुझे सकते हैं कि साधारण तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए बेहद ज़रूरी है ना कि आपके इर्द-गिर्द कौन है। हुँ, तो मैं अधिकतर भी हमेशा वर्कशॉप में बोलता भी हूँ कि भाई अगर आप फ़िल्म लाइन में आए हैं और अगर आप फ़िल्म लाइन में आई हैं, ये दोनों ही पुरुष और स्त्री दोनों पे ही है। तो जिसका भी आप हाथ थामने जा रहे हैं ना, उसको आप सच बता देना। डिसाइपल नाम की एक फ़िल्म में ताई ने एक आवाज़ वॉइस ओवर दी है। उस वॉइस ओवर में कहती है कि इस क्षेत्र में जब आपको आना होगा ना तो भूख से मरना होगा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि साधना और किसी चीज़ को नहीं गिनती है। जब आप साधना में बैठेंगे तो सिर्फ़ साधना ही कर पाएँगे, फिर आप अर्जित नहीं कर पाएँगे कुछ। वो लाइन बहुत बड़ी लाइन थी डिसाइपल फ़िल्म की। मुझे तो समझ में आई कि शायद यही वो लाइन है कि अगर आप इस चीज़ की साधना के लिए, इसको पैशन को साधना की तरह ले रहे हैं, तो बाकी बहुत कुछ आपको निछावर करना होगा। और हर पेशे का ही है। डॉक्टर ये नहीं बोलता कि चलो सैटरडे को संडे को घूम के आते हैं। उसको मालूम है बहुत सारे पेशेंट हैं, मेरे को हुँ, हार्ट सर्जरी करनी है। इसके लिए देखते हैं लोग डॉक्टर से विवाह करते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि डॉक्टर समझेगा। समझेगा। हाँ, इस लाइन में ऐसा होता है जब जब प्रवाह बहती है तो आपके साथ जो हाथ पकड़ता है उसका भी एक सपना होता है कि कल को इसका कुछ होगा, जीवन बिल्कुल, में बिल्कुल, सुख साधन होगा। लेकिन वो सफलता उसके आधार पे मिलती है या नहीं मिलती है इसका बहुत लंबा सफ़र है। बिल्कुल। और फिर नैराश्य घेरता है आपको और फिर साथ वाला जो पार्टनर होता है वो आपका हाथ छोड़ता है या अपना कोई रास्ता अख्तियार कर लेता है, तो आपको लगता है कि आप वो सफल व्यक्ति नहीं हैं, आप में वो काबिलियत नहीं है। हुँ, तो ऐसा बिल्कुल सोचिए ही मत। काबिलियत का किसी के छोड़ जाने से कोई लेना-देना ही नहीं है। आप जिसका भी हाथ थामे उसको पहले दिन सच बता दें कि मैं इस क्षेत्र से हूँ मैं। हुँ, इसमें सफलता का रेशियो जो है वो 0.1 है। मतलब दशक में कोई मनोज वाजपेयी आएगा, दशक में कोई नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी आएगा और दशक में कोई ऐसे कोई व्यक्ति आएगा जो मतलब अपना नाम काम या अरिजित हो पाएगा। सब लोग करते हैं, वो सबकी एक अब आप अगर सफलता इस मान पे चलते हैं कि नहीं वो ग्लैमर से होगा और उसका नाम वाम हुँ, होगा। अगर आपका साथी बोलता है नहीं तुम जब मेरे को पहले दिन तुम मिले थे और जब पहले दिन मिली थी, जब तुमने गाना गाया था, मुझे लगा था तुम बहुत अच्छा गाती हो। अब दुनिया उसको प्रमाणित करे ना करे उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन गुलज़ार साहब ने जब पहले दिन गाना लिखा था मोरा गोरा रंग ले ले, उस दिन वो लिरिसिस्ट साबित हो गए थे। हुँ, सफलता उसी दिन हो गई। क्या बात है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम वो हर दिन फ़िल्म फेयर अवार्ड से और बाकी चीज़ों के हाँ, और नाम-काम से वो सफलता का डेफ़िनेशन ही हमने बदल दिया है। मटेरियलिस्टिक कर रखा है उसको। मटेरियलिस्टिक कर रखा है हाँ, और फिर उसी के आधार पे फिर खुशी का भी डेफ़िनेशन चेंज हो गया हुँ, हुँ, कि अगर ये सफलता है तो उसके बाद जो आएगा वो खुशी है। जिस किस दिन चाय बना दिया उसने और गुनगुना के गीत गा के उसने गले लगा के तुमको कह दिया कि तुम क्या गाते हो और तुम क्या गाती हो, वही सफलता का पैमाना है। बिल्कुल, वो चाय उस दिन बहुत स्वादिष्ट लगेगी, वैसी चाय आपको ताज में नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी कैफ़े में नहीं मिलेगी। तो वो पैशन आपको तभी आएगा, अगर साथ वाला आपको वो ये देता है और आप उसके साथ चलते हैं। वो फिर आपके दुःख-दुःख में आपके साथ मतलब सुख तो होगा ही, दुःख में भी आपके साथ हाथ पकड़ के चले, परिवार भी चले। तो मैं इस क्षेत्र में इसके लिए मैं अपने आप को मैं ये माना कि मेरे साथ जो मेरा परिवार था और मेरे जो दोस्त थे ना, वो उन्होंने मेरे को ऐसे बाँस की तरह पकड़े रखा। उन्होंने मेरे को नीचे झुकने नहीं दिया। भले कुछ भी होता तो मेरे को झुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम कमाल के हो और अगर ये नहीं भी हो रहा, ओह माय डॉग अगर आज सारी दुनिया स्तुति गान कर रही है और उसपे वर्षाव हो रहा है, तो उसके बावजूद ही मुझे लगता है कि नहीं अगर ये नहीं भी हो रहा था तो भी तो मैं ये कहानी कहता ना। हुँ, ये कहानी तो मैं कहता ना। तो मैंने अपना पैमाना खुद तय कर रखा है। तो वो मेरे पैशन को ज़िंदा रखेगा। वो कुछ भी हो जाए मैं वो फिर अब दूसरी कहानी आएगी मैं उसी जोश से जाऊँगा। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरे के मापदंडों ने आपको नहीं डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए आप सुखी हैं, इसीलिए आप सक्सेसफुल हैं। अब पैशन हो गया, कहानी भी तय हो गई। समस्या ये है कि हर आदमी आपका पैशन देखे ये भी ज़रूरी नहीं है। जब आप कहानी कहने जाते हो, कहानी अकेले तो कह नहीं सकते, उसमें लोग चाहिए। तो ये लोग इकट्ठे करना फिर कितना आसान या मुश्किल था, चाहे वो पंकज त्रिपाठी जी हों, चाहे हमारे
अरे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हमारे हमारे बड़े फेवरेट है भाई। पवन मल्होत्रा। पवन जी तो, अरे पवन जी तो, हम्म। पवन जी का है ना, अरे हमारे वो क्या नाम है, अपनिज भगवान है वाले, सीक्रेट गेम्स वाले जो, नहीं नहीं, अरे नवाजुद्दीन तो मैं जानता हूँ, सीक्रेट गेम्स से उनको सबसे ज्यादा पहचान मिली, आपके बहुत कमाल के मराठी एक्टर हैं। हाँ, जितेंद्र जोशी। अरे जितेंद्र जोशी जी, मैं उनका बहुत बहुत कायल हाँ, हु इज नॉट। मैं जब पुणे में पढ़ रहा था तब उसका एक नाटक आया था, मुक्काम पोस्ट बोम्बिलवाड़ी। अच्छा। उसमें वो स्टेज पे आता था, सिर्फ इतना बोलता था, कहाँ हो, पब्लिक पागल होती थी। अब ये भी है कि ना, एक चीज बहुत बहुत बड़ा आप में ये करती बदलाव लाती है, और वही सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए, आप वो डिफरेंस ही आपको लोगों से अनूठा या अलग अलग करता है कि आप किसके साथ खड़े होते हैं, हम्म, काम किसके साथ करते हैं। वो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर जैसा हुआ है। अब जब कहानी आपके पास सेंसिटिव होगी, तो जब भी वो किसी सेंसिबल आदमी के पास जाएगी, वो फिर बाकी चीजें नहीं देखेगा। हम्म। कब ले गया पंकज जी के पास या जितेंद्र नहीं, जी के मुझे लगता पास? है वो उनकी वाइफ के बर्थडे के दिन ऐसी सुनाई थी, अच्छा। और फिर नीचे आते आते पार्टी में उन्होंने कहा कि भैया हम करेंगे इसमें एक काम। देख, कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि रोल का वॉल्यूम क्या है, एक काम उन करेंगे डॉग की कहानी है, बच्चा है, मैं इसमें क्या करूँगा, हम्म। एक रोल मैं करूँगा, मुझे बता देना। बाद में फिर वो तो सबको पता ही है। होता भी ये है कि आप जिस जिस सेंसिबिलिटी के साथ या जिस सेंसिटिविटी के साथ कहानी रचते हैं और लिखते हैं, अगर वैसे लोग होंगे आपके इर्द गिर्द, तो मेरी एक जो टीम है ना, वो सब ऐसे ही है। वो मैं आंख बंद करके चलता हूँ, वो मेरे पीछे। अभी मैंने जब सबको खत्म होने पे सबको एक वॉइस नोट, कमाल की बात है, सबको अलग अलग नहीं भेजा है, एक ही वॉइस नोट भेजा है सबको, हम्म। कि भाई कई बार मेरे को लगता है कि मैं कहीं ऐसे तो नहीं तुमको रौंद रहा हूँ यार, तुमको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बीड़ा उठाया था कि मेरे को ये कहानी देखनी है, तुमको तो ये नहीं सूझा हाँ था। बिल्कुल। लेकिन मैं भेड़ बकरों की तरह आंख बंद करके दौड़ रहा हूँ। अरे मैं जाके टकराऊंगा तो तुम सब भी तो टकराओगे, लेकिन फिर भी तुम हर बार तुम मेरे साथ चलने लग जाते हो यार। तो बीट द साउंड डिजाइनर, बीट द एडिटर, बैकग्राउंड स्कोरर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोडक्शन कंट्रोलर, एवरीबडी, राइट फ्रॉम एवरीबडी, असिस्टेंट्स, सबके सब वो ऐसा विश्वास करते हैं कि वो आगे चलते हैं। मेरे को वही बचा लेता है हर बार, क्योंकि बार बार पलट के देखता हूँ कि हाँ, ये स्तुतिगान थोड़े करेगा, ये तो मेरा क्रिटिक है, ये बोलेगा खराब लग रहा है। ईमानदारी से सब बता देगा, बस वही एक सच हमने सबसे जो बेसिक खोई है वो यही खोई है, हमने ईमानदारी ही खो दी है। अगर ईमानदारी रहेगी ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑनेस्टी ही सबसे बड़ी पॉलिसी है। ये बड़ी लाइन जब सुनी थी, वो जब प्रैक्टिस में लाते हैं तब आपको पता चलता है कि यार मैं अगर काम में ईमानदार रहूंगा ना, तो मैं सब में ईमानदार रहूंगा। वो मुझे जैसे तो इस लाइन से भी प्रॉब्लम है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शुड नॉट बी पॉलिसी, शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। मतलब कह देते हैं ना हाँ, कि कथनी के तौर पर, क्योंकि वही है कि विदेशों से जो लाइन बोरो होती हैं, उनके अपने इनहेरेंट प्रॉब्लम्स भी होती हैं हमारे कल्चर और हमारे संस्कारों में। खैर ये डिस्कशन कभी और करेंगे, लेकिन करेंगे बैठ कर जो है, खाली कुछ नहीं, कैमरा रोल कर देंगे और बातें करेंगे। जी। हाँ। पशु कैसे आया, पशु का चयन कैसे हुआ? कमाल की बात है कि जो कथा लिखी थी, वो जो पशु कर रहा था वही वही सारा सीक्वेंस लिख रहे थे। अच्छा। मेरा डॉग है, वो पूजा करने के टाइम साइड में बैठ जाता है, कुछ खुलता नहीं है, शंख बजाओ तो शंख बजाता है। अरे वाह। तो फिल्म में शंख बजाने का सबसे बड़ा सीक्वेंस वही लेके आया। पूरी फिल्म शंख पे बंधी ओह, हुई है, वो वही लेके आया। तो स्क्रीन प्ले राइटर आज अपना श्रेय उसी को दे रहा है कि उसने जो किया था वो लिखा गया, फिर उसने परफॉर्म किया। ओके। वो कूदता है तो वैसा कूदने का सीक्वेंस है। तो पशु जो है वो कथा में पहले से मौजूद था, बस आके उसने परफॉर्म किया है। वाह। मैं एक क्योंकि आपने इतनी सेंसिटिव फिल्म बनाई, इतनी खूबसूरत फिल्म, तो उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि एक 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 लड़ाई चल रही है समाज के अंदर, है ना, खास तौर पर डॉग्स को लेकर, स्ट्रे डॉग्स को लेकर। और समाज दो हिस्सों में इसमें भी पोलराइज हो गया है। एक वर्ग है जो उनको बचाना चाहता है और उनके लिए काम करना चाहता है, एक वर्ग है कि कह रहा है भाई उनकी एक अलग जगह है, उनको अलग जगह रखो, हमारे समाज में उनको नहीं घुलने मिलने दो। अब इसका जो है, मैंने आपको बताऊं, प्रत्यक्ष उदाहरण अपने घर में देखा है। तो हमारी बिल्डिंग में दो स्ट्रे डॉग्स, वो वहीं पैदा हुए। तो हमारे यहाँ रोहन है, रोहन कंचन,
बहुत बड़े पीआर प्रोफेशनल भी हैं वो उन्होंने उन दोनों बच्चों को बेचारों को वहीं पर शरण दे दी। अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जब वो बड़े होने लगे, क्योंकि उनका एक तरीका है बिहेवियर का। रोहन ने सब सबसे बातचीत करी, कोशिश करी वो अवेयरनेस जगाने की, और उस अवेयरनेस का पॉजिटिव रिस्पांस मैं अपने बच्चों में देखता हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत डरते थे। रोहन ने पकड़ पकड़ के उनको बिठा के समझाया कैसे इनके साथ बात करनी है, कैसे इनसे डील करना है, और वो दोनों दोस्त हैं आज। हमारे दोनों बच्चे उन दोनों बच्चों के दोस्त हैं। उन दोनों, ट्रिक्सी और ट्रफी नाम है उनका, उनके दोस्त हैं। तो वो अवेयरनेस जो है उसकी कमी है। वो अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है समाज में, ताकि एम्पैथी बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, एक जेन्युइन कंसर्न भी है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें नुकसान भी पहुंचा है, तो उनके बीच में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। अभी किसी ने ये हैदराबाद में प्रश्न किया था मुझसे, उसका जवाब देते थे मुझे समझ में आया कि मैं कुछ जवाब दे रहा हूँ, उसका अर्थ क्या, अनर्थ ना हो जाए। प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्ग ये कह रहा है और जिनको ये, आपको हर समय ऐसे लोग मिल जाएंगे समाज में जो समर्थन में होंगे और विरोध में भी होंगे। आपने ये देखना होगा विरोध का कारण क्या है, कोई हीन भावना क्यों है, कि वो पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं उसको। ऑब्वियस है कि अगर एक बिल्डिंग में किसी डॉग ने 2 लोगों को काटा होगा तो पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी कि कहां से आया। अब पहला बेसिक सवाल ये होता है कि डॉग काटता है क्या। कोई भी आदमी घर में शेर तो नहीं पाल रहा, लेपर्ड नहीं पाल रहा, चीता नहीं पाल रहा, क्योंकि उसका वर्गीकरण किया हुआ है। लेकिन डॉग तो आपकी सभ्यता में पहले से है। मैं किस्सा बोलता हूँ, एक जगह बिल्डिंग में ऐसी झगड़ा हुआ था, तो सब झगड़ रहे थे, तो जो गोरखा था वो 68-70 साल का आदमी था, बिहार का था। उसने आके बोला कि क्या बात, क्या हो गया चाचा, आप लड़ काहे रहे हैं आप लोग। तो बोला डॉग यहाँ नहीं रह सकता। तो उसने पूछा काहे नहीं रह सकता। तो बोला नहीं, ये बिल्डिंग की प्रीमाइस है, ये सोसाइटी का जगह, ये वो सब जो भी होता है, पार्किंग स्पेस है सब। तो बोला हम जिस कुर्सी पे बैठते हैं, हम कुर्सी पे तो बैठ सकते हैं ना, कि वो भी हमको आपको परमिशन देना है। तो जिसका केबिन है, तो बोला वो केबिन में रहेगा। मैं जब केबिन में आज तक रह रहा हूं, तब तक तो आपने कुछ नहीं पूछा कि तुम नीचे न्यूज़पेपर रख रहे हो। मैं उस नीचे न्यूज़पेपर रखूं या नीचे डॉग रखूं, आपको उससे क्या। उसको खिलाएगा कौन, मैं खिलाऊंगा। आप जब मुझको 20,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हो, तब तो नहीं पूछने आ रहे हो कि इसमें 3,000 तुम गाँव भेज रहे हो कि नहीं। मैं उसमें 1,000 रुपये का खाना खिलाऊंगा, आपको क्या। वो आदमी ने ऐसे बात करना शुरू किया, उससे किसी ने बात ही नहीं की। अब ये लॉजिकल बात हो गई, वो डॉग उसके नीचे बिल्डिंग में रहता है, वो उसके कुर्सी के नीचे सोता है। प्रॉब्लम यही हो गया ना, हमने कहा ना कि हमने माप लिया। एक तो सबसे बड़ी बात, हमको ये पता ही नहीं है, ये जितना तुम आधार कार्ड बना रहे हो, राशन कार्ड बना रहे हो, पासपोर्ट बना रहे हो, ये सब यहीं रहने वाला है, आप कोई लेके नहीं जाने वाला है। हम सब यहाँ टेनेंट हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यहाँ कोई किसी जमीन का मालिक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं। हम सब टेनेंट हैं, इस धरती के इस हिस्से के हम टेनेंट हैं। इसका हम टैक्स देते हैं, जिसको भी देते हैं हम खुद को ही टैक्स देते हैं, खुद से ही काम करते हैं। जब कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, तो ये कहने का मतलब कि ये हमारा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये जगह सबकी है, वो डॉग भी टेनेंट ही है, और सबका जगह तय है। हमको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक ही माला की मणि है। तुम एक मणि निकालोगे ना, तुमको लग रहा है एक मणि निकालेंगे माला इंटैक्ट रहेगी, नहीं, जिस दिन आप मणि निकालोगे पूरी की पूरी माला बिखरेगी। आप देख नहीं रहे, जब बाढ़ आ रही तो आपको पता नहीं चला। जब आपने जंगल का स्पेस काटा था, उसका स्पेस अक्वायर करने के लिए कि ये हमारी जगह हो गई, आपने खदान जब खाना था तो आपने कहा ये हमारी जगह हो गई है। आपको भयावह दृश्य नहीं दिखाई दिया जब पानी बह के आया था और पूरा घर उड़ा के ले गया है। आपने किया है ये, आप उस तरफ गए हैं, वो इस तरफ नहीं आए हैं। अगर वो इस तरफ जिस दिन आ जाएंगे, तो जैसे नासिक में होता था ना कि लोग रात को जाल लेके बैठे रहते थे, सर आप अंदर गए हैं, वो नहीं अंदर आए हैं। सेम वे डॉग का भी अगर आप किस्सा पकड़ने जाएंगे, तो जैसे समझो कि एक शहर में आग लगी हो, पूरे शहर में आग लगी हो, और एक स्कूल में उसी टाइम एग्जाम चल रहा हो, तो क्या करेंगे आप, आग बुझाएंगे या एग्जाम कंडक्ट करेंगे। मुझे लगता है डॉग किसी को काट रहा है, कुछ कर रहा है, ये थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, हर पुलिस स्टेशन में जाइए और रिपोर्ट निकाल के देखिए कि चोरी,
बलात्कार, जालसाजी, छीना झपटी, इसका प्रोपोर्शन कितना है? और फिर वो आप डॉग से आके कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा वो 99 है और ये 1 भी नहीं है। हम्म, फिर और बड़ा प्रोपोर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा वो 89% है, ये 0.01% है। सर थोड़ी देर के लिए ज़रा हम लोग आग बुझाने का काम कर लें, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। मुझे लगता है बाकी चीज़ सुंदर बनाने में ज़्यादा ज़्यादा दिमाग लगा ट्रू दें। ट्रू। वो जो जिन लोगों का दिमाग इस पे चला नहीं ना, हमको ये सब नहीं देखना है। ये चोरी बलात्कार वो सब सरकार देखेगी, हम्म, डॉग को मैं देखूंगा। सब फिर अपना अहंकार साइड में रख के हम लोग को दूसरा काम करना चाहिए। फिर से वापस मैं फिल्म पे आ जाता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है बड़ी अच्छी आपसे बात करने में बड़ा मजा आता है। एक एपिसोड हमारा सिर्फ बातचीत का होना चाहिए, विदाउट एजेंडा। अब ये भी सुना है कि पंकज जी ने पैसे नहीं लिए, इतना प्रेम उनको स्क्रिप्ट से हो गया, इतना वो। मुझे लगता है फिल्मकार और कहानी से प्रेम होगा उनको, हाँ, जो उन्होंने कहा भी कि मैं फिल्म के लिए और फिल्मकार के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट फिल्म हमने साथ में की थी और उस फिल्म से जो उनकी भी वो मुझे कहे भी कि मैं ये फिल्म करने के बाद बहुत सारी धारणा मेरी भी बदली। क्योंकि फिर क्या, दो व्यक्ति जब एक एक तरह बात करने बैठते हैं और उसमें बातचीत होती है तो पता चलता है कि कुछ हम में कमी है, कुछ उसमें कमी है। मैं कई बार मैं जब ऐसे लो होता हूँ तो उनका फ़ोन आता है मुझको। इस सेंसर को लेके जब बहस हो रही थी तो हमेशा फ़ोन करते थे। तो एक मित्रता का भी संबंध है। तो मुझे लगता है वो व्यावहारिकता पे वो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा, उन्होंने कहानी पे सोचा होगा कि ये करते हैं। पहला अनुभव जो था आपका गॉड वाला, उसमें आप अक्षय कुमार जी को भी ले आए थे। अक्षय कुमार जी का कैसा क्या वो रहा अनुभव आपका उनके साथ काम करने का? अगेन मैं कहता हूँ कोई एक चीज़ अगर आप पकड़ लेना ज़िंदगी में, जैसे मेरे को बांसुरी बजाना है, मैं बहुत तन्मयता से बांसुरी बजाता हूँ 4 बजे उठ के, तो मैं अपने आप सफल हो जाऊँगा। अक्षय कुमार जो है वो इसका जीता जागता उदाहरण है। एक चीज़ जिसको आप बोलते हैं डिसिप्लिन, उसने एक एक्टर को इस देश का सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बना दिया। द वे ही इज़ डिसिप्लिन, द वे ही मैनेजेस हिज टाइम, और साथ-साथ अभी भी हम जो भी दूसरी नई स्क्रिप्ट भी चर्चा करते हैं, मैं देखता हूँ उसी तरह छोटे बच्चे की तरह उस उमंग के साथ उसमें चर्चा, ये ऐसे कैसे है, ये ऐसे कैसे है? मतलब फ़िल्म को लेके और काम को लेके जितनी तन्मयता के साथ वो पैशन दिखता है, वो उसका रिज़ल्ट आना ही था। क्योंकि आपने पहले 9-10 लोगों को सुनाया था, किसी को कहानी समझ में नहीं आई थी। किसी एक व्यक्ति को समझ में आई, इसका मतलब वो कहानी समझ रहा होगा। ये तो प्रूव हो गया ना, इसके पहले मैंने 9-10 लोगों को ओह माय गॉड 2 सुनाई थी। वो किसी को नहीं समझ में आई। कई लोगों ने उसको पॉर्न फ़िल्म कहा, कई लोगों ने कहा ये वल्गर फ़िल्म है, तुम चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी की फ़िल्म कर रहे हो। कोई देखने आएगा कि ये मस्टरबेशन पे फ़िल्म? पब्लिक धुड़केगी नहीं अंदर। लेकिन जिनको 3.5 घंटे का नैरेशन देता था, वो 5 मिनट बोलते थे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, और जिसको 15 मिनट का नैरेशन दिया था, उसने कहा 3.5 घंटा बैठ के कि कैसे करेंगे इसको। बस यही फ़र्क है। अक्षय कुमार और बाकी लोगों में यही फ़र्क है कि कहानी देख के बाकी सब जो विरोध में बात करते रहते हैं, वो इस तरह बात करते रहते हैं। मुझे लगा कि मैं जिस तरह देखता हूँ उस तरह वो देखना आता हूँ। तो हर बार ही होता है। एक और ओ माय गॉड से कास्टिंग की आपकी मैं बात करूंगा, जो आपने जिस लड़के को कास्ट किया वो हमारे मित्र हैं, श्रुति, उनका बेटा है। अमिताभ जी का ना? जी, अमिताभ जी और श्रुति जी का बेटा है। क्या काम किया उसने, वो कैसे कास्टिंग हुई? एक्चुअली वो अमिताभ मैं जी को आप किसी और जानते हैं? फ़िल्म के लिए आया था बहुत पहले। अच्छा अच्छा। और वो आया फ़िल्म की बात ही नहीं करता था, वो किसी प्रोग्रामिंग और गेमिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था। वो कम से कम 1.5 घंटा मुझसे बात किया। उस 1.5 घंटे में मैंने एक शब्द नहीं बोला था। अच्छा। और अमिताभ जी सोच रहे थे इसको चुप कराऊँ यार मैं। लेकिन बच्चा मेरी नज़र में रह गया था। जब बाकी 80 बच्चे ढूँढ के आए, जो कास्टिंग एजेंसी लेके आए, मैं ऐसे कास्टिंग एजेंसी जो लेके आई थी, मैं उसमें बच्चा मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला यार मैं अपना एक बच्चा देता हूँ, और फिर वो सिलेक्ट हुआ। अच्छा। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। हाँ, वो इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस था, वो इतना वो आप गहरा। एक्टर डायरेक्टर देख लेता है, एक्चुअली दिख जाता है उसको कि यही वो बच्चा है। हाँ, ही इज़ वेरी गुड। इसी से एक सवाल मेरे को और भी उठता है, क्योंकि मैं भी अभिनय में हूँ, बहुत सारे ऑडिशंस भी है, मैं मतलब लोग बड़े आश्चर्य करते हैं कि आप अभी भी ऑडिशन देते हैं, आप तो बिग बॉस में आवाज़ देते हैं। मैं कहा वो बिग बॉस में आवाज़ देता हूँ वो अलग चीज़ है, यहाँ पर अगर मुझे कोई कास्ट कर रहा है तो मेरा ऑडिशन क्यों नहीं लेगा और मुझे क्यों नहीं देना चाहिए? तो आपने जैसे कहा ना कि ये डायरेक्टर देख लेता है, तो वो अभिनेताओं के लिए अगर कोई 2-3 चीज़ें आप कहना चाहें, जो किसी किरदार में ऑडिशन देने के लिए, मैं एक और इंसिडेंट आपको बता देता हूँ। नीरज पांडे जी के साथ मैंने काम किया था स्पेशल ऑप्स में। तो स्पेशल ऑप्स में उन्होंने पहला ऑडिशन लिया एक छोटे से सीन के लिए और नहीं हुआ उसमें। दूसरा ऑडिशन लिया
किसी और कैरेक्टर के लिए उसमें भी नहीं। वो तीसरा जब कॉल आया तो उन्होंने बताया कि साहब उन्होंने आपके लिए कैरेक्टर लिखा है और वो आपको करना है, ऑडिशन ऑडिशन नहीं देना है। मेरे को तो समझ ही नहीं आया ऐसा भी होता है। फिर मैं जब उनसे पहली बार मिला तो उन्होंने एक बात कही थी, वो रह गई मेरे साथ, और मैं आपसे चाहूंगा उस पर थोड़ा सा आप बात करें कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर आपको बुला रहा है ऑडिशन के लिए, तो मतलब ये तो सोचना बंद कर दिए कि मैं अभिनेता अच्छा हूँ कि बुरा हूँ। मतलब वो बुला रहा है, वो पोटेंशियल देख रहा है आपको। किसी चीज में आप नहीं कास्ट हो रहे हो तो इट्स जस्ट बिकॉज यू नॉट फिटिंग दैट पार्ट। मोर ऑफन देन नॉट ऐसा नहीं होता किसी ने बहुत कमाल का कर दिया इसलिए उसको दे रहे हैं। तो अभिनेताओं के लिए ये चीज जो कि डायरेक्टर के दिमाग में रह जाता है, डायरेक्टर देख लेता है, तो डायरेक्टर क्या देखता है जब आपने ऑडिशन देखते ही रहते होंगे आप, क्या देखते हैं आप एक ऑडिशन? नहीं, मेरा प्रोसेस तो बिल्कुल अलग है। मैं वो कास्टिंग करने ऐसे जाता ही नहीं। अच्छा। मैं इतने साल तक एक्टर्स को देखता रहा हूँ, तो जो कास्टिंग एजेंसी अभी कर रही है होती है, वो मैं पहले बहुत सारा होमवर्क मैंने सालों सालों किया है। तो जिन जिन लोगों की जो बातें होती रहती है, मैं उनका काम कुछ ना कुछ देखा हुआ रहता है मेरा। कभी नाटक में, कभी बातचीत में पता चल जाता है। तो आप मार्क तो कर लेते हैं अच्छा। कि भाई ये वो कर सकता है ये। ओके। तो जैसे इस बार जो दौड़ रहा है, बुल्लू बुल्लू कुमार नाम बुल्लू, का हाँ एक्टर, हाँ हाँ हाँ। वो मुझे पता था कि वो कर लेगा। वो जिस तरह का चेहरा मोहरा ढील डोल चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में भी कास्टिंग आप देखिएगा, मेरे किसी फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर का कोई टाइटल नहीं है। अच्छा। नहीं है, क्योंकि मैं वो सोचता हूँ कि मेरा ही काम है। अब ये हो गया ऐसा चलन में कि हाँ, आप एक एजेंसी होती है, वो आपको मुहैया कराती है सजेस्ट और करते ग्रुप हैं। ऑफ एक्टर आता है। तो ये प्रश्न शायद अभी उसके लिए आप पूछ रहे हैं। हाँ तो मैं मैं अपने व्यक्तिगत को बाजू में रख के फिर ये इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दे सकता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर को पता होता है, क्योंकि वो डायरेक्टर के साथ बैठ के वो चर्चा कर चुका होता है, तो उसको पता होता है कि इसको क्या चाहिए। अब वो क्या करता है कि जो काम आप नहीं कर रहे होते वो करता है। वो ऐसे 10-12 सेट ऑफ एक्टर्स ढूंढता है, या जो उनको मिलते हैं, जो उनके पास आते जाते रहते हैं, जो उनकी उसकी दोस्ती होती है, जो नए चेहरे आते हैं, उनका डेटाबेस होता है, जैसा भी हो, उसमें वो एक वर्गीकरण करके वो पूरा का पूरा लिस्ट बना के आपके पास 20 एक्टरों का लिस्ट आता है। अब उसमें 20 में चुना तो एक ही जाएगा, या 2 चुने जाएंगे, 3 चुने जाएंगे, उसमें से एक फाइनल होगा। एक फाइनल होगा। तो आप सोचते हैं यहां तक तो गया था, फिर यहां नहीं हुआ। हाँ हाँ। आपको लगता है ये तो होगा वही कि हर रोल आपके हिसाब का नहीं होगा। मतलब उसको अपने उसको आपने अपनी, मैं अभी अभी कैपेबिलिटी घोषणा पे। करके बोलता हूँ ये, हाँ। आप अपनी काबिलियत को उस ऑडिशन से तोले ही ना। आप अपनी काबिलियत को उस ऑडिशन से तोले ही ना। 1118 बार अगर आपको नकार मिला है ना, तो भी नहीं। यही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि ये भी नहीं, तो भी नहीं। एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चीज है जब किसी डायरेक्टर के मुंह से ये हाँ, मैं बात कह रहा सुनना। हूँ, अभी तुम आओगे, जो तुमको 1118 बार नहीं चुना गया, मैं तुमको देख लिया, मैं तुमको बुला लेता हूँ, तुम एक करके दिखाओगे, मैं तुमसे करवा लूंगा वो। मुझे मालूम है, क्योंकि क्या है, आप एक खाली पात्र हैं, पानी मैंने भरना है। मुझे क्या लेना है उसमें दूध डाल के, कितना शक्कर डालना है, चाय मिलाना है, कॉफी बनाना है, शरबत बनाना है, रूह अफ़ज़ा बनाना है, या फिर दारू बनाना है, पैक बनाना है, वो मैंने तय करना है। मैं आपका क्या कम करूंगा, क्या ज्यादा करूंगा, वो तो मैं ही करूंगा। आप देख लीजिए नवाज साहब, कितनी भी फिल्म, आप नवाज मॉम में जब वो एक रोल करते हैं, आपको वो अलग आदमी लगता है ना। अगर वो कोई और ऑडिशन देख के गया होगा और बोलेगा मैं कुछ अलग करता हूँ, वो बिल्कुल अलग। आप पवन मल्होत्रा को आप जज के रूप में कैसे देख सकते हैं? सबने बोला रही है जज कैसे लगेगा ये। अच्छा, उन्होंने कभी जज किया भी नहीं है पूरे पूरे करियर में। मैं बोला नहीं नहीं, द फेस, द हैंडसम फेस, स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी वो चार्मिंग लगेगा, तो पवन मल्होत्रा विल कैरी इट। ही हैज डन दैट। बट इन द सेम फिल्म, इन रोड टू संगम, ही प्लेड अ मौलवी। आज भी उसको कोई पहचानता नहीं कि मौलवी कौन है। कईयों को लगता है वो लखनऊ का कोई मौलवी है। द वे ही हैज चेंज्ड हिज वॉइस। बीइंग एन एक्टर, यू आर ओपन कास्ट। आपको गूंथ के आटा बना के उसका पूरी बनाऊं मैं, ठेकुआ बनाऊं मैं, रोटी बनाऊं मैं, पराठा बनाऊं मैं, नान बनाऊं, वो तो मैं देखूंगा। ठेकुआ बिहार में एक डिश होती है जो छठ पूजा में बहुत प्रचलित है, गूगल कर लीजिएगा आप। तो वैसा है एक्टर। देखिए, अगर आपने तय किया कि मेरे को एक्टर बनना है, तो आपने तय कर लेना आप एक्टर बनना है। जब वो रोल आएगा, आप करेंगे परफॉर्म, आपको स्तुति मिल जाएगी। इट जस्ट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इतनी आपसे बात करने की इच्छा है, लेकिन समय का ऑफकोर्स अभाव है। एक आप भी कभी ना कभी मानसिक रूप से इस फेज से गुजरते होंगे, जब चीजें
नहीं हो रही होती। भाई आप भी कहानी लेके लोगों के पास जाते हैं और मोर ऑफन देन नॉट पीपल रिजेक्ट फॉर वेरियस रीजंस। जब नहीं बनते हैं प्रोजेक्ट, तब अपने आप को कैसे स्थिर रखते हैं? मतलब मैं इसको तो मैं गुरु मंत्र की तरह ही बोल सकता हूं मैं। देखिए कैसा है कि ये जिस दिन आपने तय किया कि आपको इस क्षेत्र में आना है और परफॉर्मिंग इस आर्ट्स, रंग प्रपंच क्रिएटिविटी। में आना है हाँ आपने, हाँ। कि स्टेज पे आएंगे या फिर स्क्रीन पे जाएंगे, सब तो थिएटर ही है, प्रोसीनियम है, प्रोसीनियम के बाद छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, जो भी है। जब आप परफॉर्मेंस की दुनिया में या इस पूरे क्षेत्र में आते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम यहाँ क्यों आते हैं उसका उद्देश्य नहीं पता होता है हमें। देखिए और जगह तो आपको पता होता है कि आप आईएएस करना है, आपको एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसको कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब यहाँ का सबसे बेस्ट एक्टर जिसको अमोल पालेकर हम एक टाइम पे जब बात कर रहे थे तो वो तो चित्रा जी के साथ अरविंद जी के रिहर्सल में जाते थे, और वो जब तक चित्रा जी का काम ना हो तब तक वहाँ पीछे बाहर बैठे हैं, जब खत्म हो जाएगी तो छबीलदास से उनको लेके जाना है उनको। तो अरविंद जी ने कहा कि यार ये जिस तरह बैठता बैठता बात करता है ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है यार ये। तो एक आध रोल इसको बोला ना करने। और जिस दिन उसने आके पहला लाइन कहा, अरविंद जी को पता चल गया था ये सब पे भारी है, क्योंकि वो बहुत सहज, नेचुरल है, स्फूर्तता है उसमें। एंड रेस्ट द हिस्ट्री। अमोल पालेकर ने जो साहब ने जो काम किया है, अब उसकी गुणवत्ता का मैं तो प्रमाणित हाँ, ना, मतलब वो तो उसको प्रमाण करने के लिए उनका काम ही खुद ही काम। बोलेगा, आजीवन बोलेगा। लेकिन वो किसी और पेशे में थे, लेकिन जब आए उनका मन लगा तो उन्होंने ऐसे हाफ मन से कुछ नहीं किया है। आप भूमिका में देख लीजिए काम, फिर गोलमाल में देख लीजिए काम, मतलब एक चितचोर, एरे ऑफ रजनीगंधा, हाँ काम जो भी देखा आप। हाँ रजनीगंधा छोटी सी बात, दोनों अलग अलग काम। हाँ, दोनों अलग। तो मुझे लगता था कि गुरु जो आपके हाथ पकड़ता है और आपको जब सिखाता है या जब बोलता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों आए इस क्षेत्र में, आपका मन है क्या। मैं एक लाइन सभी को बोलता हूँ जो हम दो लोगों ने मिलकर बनाई है कि लाइफ इज ए पिकनिक पार्टी, बस मजा आना चाहिए। अब अगर ये सेट पे पिकनिक पार्टी की तरह आए हो ना, आपको मजा आ रहा है ना, तो देखो ना आपका परफॉर्मेंस क्या निखर के दिखेगा। माधुरी दीक्षित जब नाचती हैं तो लगता है ना नाचती हैं, वो मन से नाचती हैं। ऐसे नहीं कि हाँ जरूर स्टेप बता दो, डांस तो सभी कर रहे हैं, मुझे उसका ही डांस क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो स्फूर्तता दिख रही है, वो मन से नाच रही। परफॉर्म करते वक्त एक्टर जब मनोज बाजपेयी परफॉर्म कर रहे हैं, वो कोई भी रोल परफॉर्म कर रहे हैं, तो पता चलता है अरे यार ये बहुत मन से करता है यार। हम बोलते हैं ना बहुत मन से करता है, वो ये फिल्म हो या वो फिल्म हो, वो उतने ही तन्मयता के साथ, तो वो पैशन के साथ जब मजा आ रहा होगा ना अंदर अंदर, तो ही फिर आप वो काम करो एक्टिंग का जो भी। अगर मजा नहीं आ रहा ना, कि फिर आप उद्देश्य ढूंढो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ यार, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा। मजा आएगा तो ही फिर आगे बात करोगे। तो मेरे साथ कैसा हुआ कि मेरे को देखिए उसने मना की, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी, आज अगर कहानी बोलेंगे तो जिस क्षेत्र की कहानी बोलेंगे मेरे पास एक कहानी लिखी हुई है। क्योंकि अगर आपके जब काम नहीं था तो मैं, गुरु ने कहा कि दिमाग तो नहीं ले जा रहा ना कोई, उस पर असर नहीं पड़ने देना है। पेन खरीदने में कितना पैसा लगेगा, कागज खरीदने में कितना पैसा लगेगा, लोकल स्टेशन पे बैठ के लिखो, लोगों को देखो, कहानी तो हर जगह है, कहानी मिल ही जाएगी। ये नहीं कहानी तो वो कहानी, वो नहीं कहानी तो ये कहानी। ओ माय डॉग करने के पहले भी कोई और कहानी कर रहे थे आप, 12 महीने इधर उधर घूम के आने, बोला चलो अब ये कहानी करेंगे। आपके पास कहानी होनी तो चाहिए। आप बोलेंगे नहीं, जब बोलेंगे तो मैं लिखूंगा लिखूंगा तब बनेगी, ऐसा नहीं होगा। नैराश्य आपको तभी घेरेगा जब नैराश्य को आप घेरने देंगे। आप जब उसको कहेंगे वो दी और तूफान जैसा, कि जब गदर के साथ हम आए थे तो हमको भी कह रहे थे कहाँ गदर के पास आ रहे हो, लेकिन हम खड़े रहे दिए की तरह, और फिर तूफान के सामने हम खड़े रहे, वो दिया जलता रहा। आपको वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि मुझे तुम नहीं हरा सकते। वो हर जगह मैं ये कहता हूँ शेर कि तुम मुझे गिराने में लगे रहे, तुमने सोचा ही नहीं मैं जो गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तो ये एटीट्यूड ने मेरे को, इस शेर ने मेरे को जिंदा रखा हमेशा, कि मैं जो गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तो अब वो जितना बार भी मेरे को गिरा रहे थे मैं फिर खड़ा हो जाता। आप मसला नहीं, आप बीज। जिसको जितना अंधेरे में रखा जाता है वो उतना ही खूबसूरत पेड़ बनकर निकलता है। आप ऐसे ही कहानियां कहते रहें और इसी ईमानदारी के साथ, और कभी हम लोग बैठें और घंटों घंटों जीवन पर बात करें जी, इस उम्मीद के साथ। आपको शुभकामनाएं ओ माय डॉग के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और आप ऐसे ही दिल से कहानी कहते रहें, यही हमारी आपके लिए
प्रार्थना है, यही हमारी अपेक्षा है आपसे। थैंक यू। और दर्शकों से मेरी गुजारिश कि अगर इफ यू हैव अ डॉग you should watch this film, and if you don't have a dog you must watch this film. यस यस। और ये मैं कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि जानवरों के बारे में खास तौर पे जो हम धारणा बना के चलते हैं, जो डर हमने अपने अंदर बना रखे हैं, मैंने अपने बच्चों से देखा कि अगर सही गाइडेंस मिले तो वो डर भी दूर किया जा सकता है और दोस्ती भी बनाई जा सकती है। आपसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत Thank you so much. Thank you for having me.